क्वेश्चन नंबर 74 है कि 8, 6, 7, 9, 4, 3 में 7 के स्थानीय तथा जाति मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान के आखिर जिस अंक के बारे में वो पूछ रहा है वो अंक किस स्थान पर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसी को ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,67,943 ये एक संख्या है और इस संख्या में उसने क्या पूछा है कि 7 का स्थानीय मान। तो 7 किस स्थान पर है, तो ये जो 7 है ना, ये 7 किस स्थान पर है, तो 7 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो किस स्थान पर है ये, तो ये है 1000वें स्थान पर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 7 के स्थानीय मान, तो यहाँ से क्या संख्या प्राप्त हुई, 7 और 1000 में गुणा करेंगे तो 7000। अब जाति मान क्या होता है उसको देखते हैं। तो जाति मान क्या होता है, तो जाति मान जिस संख्या के बारे में पूछा है ना, वही संख्या क्या कहलाती है, उसकी जाति मान कहलाता है। जैसे इसने क्या कहा कि 7 के स्थानीय मान तथा जाति मान, तो इसमें 7 का जाति मान क्या है, तो 7 का जाति मान क्या है, तो 7 का जाति मान वही होता है। तो जाति मान क्या होता है, तो जाति मान वही संख्या होती है। तो वही संख्या क्या है यहाँ पर, तो वही संख्या क्या है, 7 के बारे में पूछा है, तो 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि दोनों के बीच में क्या पूछा है, हमें अंतर पूछा है। तो हमसे क्या पूछा था उसने कि स्थानीय मान तथा जाति मान, तो स्थानीय मान और जाति मान के बीच में हमसे अंतर पूछा था। तो स्थानीय मान माइनस जाति मान, तो स्थानीय मान कितना आया, तो स्थानीय मान आया हमारा 7000। जाति मान कितना आया, तो जाति मान आया 7। और इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है, तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पर 9 बचा था, यहाँ पर भी 9 बचा था, और यहाँ से एक हासिल ले लेती तो कितना बचा था, 6। अर्थात दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आया, तो दोनों के बीच का अंतर आया 6993। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, तो 6, 8, 9, 2, 3, 5 इस संख्या में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो इस बार हमसे क्या पूछा उसने, केवल स्थानीय मानों का अंतर। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं संख्या 6, 8, 9, 2, 3 और 5। इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो किसका पूछा हमसे, 9 का। तो 9 गुणित इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9 किस स्थान पर है, तो 9 1000वें स्थान पर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9000 आएगा। तो हमें एक तो यहाँ से प्राप्त हो गया कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 का स्थानीय मान जो है वो 9000वें स्थान पर। अब अगला 6, 8, 9, 2, 3, 5 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका पूछा हमसे, 3 गुणित स्थानीय मान इकाई, और 3 किस स्थान पर, दहाई, तो ये इकाई और ये दहाई। 3 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 का स्थानीय मान कितना आ रहा, तो 3 का स्थानीय मान आ रहा 10। अब इन दोनों के बीच का हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। तो फर्स्ट का हमें क्या पूछा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, इन दोनों के बीच का क्या पूछा था हमसे, डिफरेंस पूछा था। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो, तो फर्स्ट वाली हमारी संख्या क्या है, तो फर्स्ट वाली संख्या है 9000 माइनस सेकेंड वाली संख्या कितनी है, 10। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 9000 में से अगर 10 घटाते हैं तो 0 में से 0 गए तो 0, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर कितना बचेगा, तो 10 में से 1 हासिल लिया था तो 9, और यहाँ कितना बचेगा, 8। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का जो अंतर है वो कितना आएगा, तो वो आएगा 8990। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, यदि a तथा b पूर्णांक हो जहां b बड़ा है 0 से, तो 2 पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। मतलब r और q की प्रवृत्ति के बारे में उसने हमसे पूछा है। अब पहला ऑप्शन लेके देखते हैं कि क्या सही हो रहा है या नहीं हो रही सेटिस्फाई क्रिया। तो पहले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो पहले ऑप्शन में यहाँ a है, यहाँ b इंटू क्यू है, प्लस यहाँ r है। तो ये जो सारी प्रक्रिया ये किस में होती है, तो ये होती है हमारी, एक सूत्र आपको याद होगा, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस
शेषफल। ठीक है, और ये क्या होती है चीजें, तो देखो यहां पर जो आता है वो आता है हमारा इसको हम ले सकते, एक सेकेंड, यहां पर जो आता है हमारा वो आता है भाजक, यहां पर जो आता है वो आता है भाज्य, यहां पर जो आता है वो आता है हमारा भागफल, और अंत में जो बचता है यहां पर उसे हम कहते हैं शेषफल। तो प्रश्न में अगर हम देखें इसमें तो ए क्या है, तो ए यहां पर हमारा भाज्य है, बी क्या है यहां पर, तो बी हमारा यहां पर भाजक है, और क्यू क्या है यहां पर, ये क्यू, तो ये भागफल है, प्लस, और ये आर प्लस जो बचा हुआ है ये क्या है हमारा, तो ये हमारा शेषफल। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो ए बी क्यू और ये आर, अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें और जो बचा है शेषफल उसको अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, भाज्य के बराबर हो जाता है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है, तो भाज्य होता है। अब इस नियम के हिसाब से इसको हम मिला लेते हैं। पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न में क्या कह रहा है वो, तो पहली लाइन में सॉरी पहला ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, तो पहले ऑप्शन में वो कह रहा है कि शून्य जो है, ये शून्य जो है ये शून्य बड़ा है, सॉरी शून्य छोटा है या बराबर है किसके, आर के, या आर से अगर हम देखें, इस आर से देखें तो आर बड़ा है या बराबर है किसके, शून्य के। तो आर क्या है यहाँ पर, तो आर यहाँ पर अगर हम देखें तो आर क्या है यहाँ पर, शेषफल है, आर क्या है यहाँ पर, शेषफल है, और आर बराबर क्या आ सकता है, तो हमें नहीं पता यहाँ से, तो आर बराबर शून्य आ सकता है, आर बराबर 1 आ सकता है, आर बराबर 2 आ सकता है, आर बराबर 3 आ सकता है, आर बराबर 4 आ सकता है। इसी तरीके से इन्फिनिटी अनंत तक कुछ भी संख्याएं आ सकती हैं। अतः यहां से हम कह सकते हैं कि आर जो है बड़ा है तो आर बड़ा भी हो सकता है, या बराबर है किसके, शून्य के, तो शून्य भी आ सकता है आर बराबर, ये यहाँ से। तो इसका मतलब पहली जो कंडीशन है वो पहली कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ से सेटिस्फाई हो रही। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा हो, तो दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि आर छोटा है बी से, या बी से अगर हम देखें तो बी बड़ा है किससे, आर से। तो बी क्या है यहाँ पर, तो बी भाजक है, और आर क्या है यहाँ पर, तो आर शेषफल है। तो हमेशा हमेशा भाजक क्या होता है, बड़ा होता है किससे, शेषफल से। यहाँ पर भी देखो भाजक और भागफल और उसमें अगर शेषफल जोड़े तो जाकर किसके बराबर होता है, वो भाजक के बराबर होता है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी अर्थात भाजक बड़ा होता है आर से, अर्थात पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही किसमें, ऑप्शन ए में। तो हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76 का, तो क्वेश्चन नंबर 76 का ए। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि ए बी बराबर 0। देखो ए और बी कोई वास्तविक संख्या है और ए और बी का गुणा करने पर कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो यहाँ हम ले लेते हैं ये ए इंटू बी, और इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा। अब कंडीशन क्या बोली उसने, तो पहले अगर हम ऑप्शन लेते हैं यहाँ से, पहला ऑप्शन तो ए बराबर 0, तो अगर हम ए की जगह अगर हम 0 रखें इंटू अब तथा b बराबर 0 और b की जगह हम क्या रख दें, 0 रखें, तो यहाँ से कितना आ रहा, 0 आ रहा। या तो यहाँ से एक कंडीशन तो ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है, a इंटू बी बराबर a की जगह हम 0 रख ले और b की जगह कोई भी संख्या रख ले, जैसे हमने 2 रख ली, और इसको हल करते हैं तो 2 का 0 में गुणा करते हैं तो कितना आ रहा, 0 आ रहा। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि a इंटू बी, और उसने कहा कि b बराबर 0 रखे, तो b का मान अगर हम 0 रख दे और a का मान कितना रख दे, कुछ भी रख दे, एक संख्या रख लेते हैं, मान ले 2, तो भी कितना आ रहा, 0 आ रहा। अर्थात यहाँ से पहली वाली जो कंडीशन है ये तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, a बराबर 0 हमने रखा है,
b बराबर 0 ये भी रखा है, तो ये वाली कंडीशन भी यहां से यहां तक क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही। अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, दोनों में से प्रत्येक 0, ये हमने दोनों में से प्रत्येक को 0 भी रख के देखा तो भी कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो इससे भी सेटिस्फाई हो रहा, इससे भी हो रहा, लेकिन इससे, इस ऑप्शन नंबर बी से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। दोनों जगह हमने 0 रखा ये, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 रखा, ये पहले वाली कंडीशन ए की जगह हमने 0 रखा था, और ये दूसरी वाली कंडीशन बी की जगह हमने कितना रखा, तो बी की जगह 0, ए की जगह 0 और प्रत्येक की जगह 0 रखा। अर्थात हमारा यहाँ से कौन सा आंसर ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन बी ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा। तो इसके लिए एक नियम होता है, याद रखना हमेशा, ए इंटू बी बराबर अगर 0 हो तो हमेशा याद रखना कि ए बराबर भी 0 होगा और बी बराबर भी 0 होगा, या दोनों, या आप लिख सकते हैं कि दोनों, अर्थात बोथ ऑफ दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या होती क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि संख्याएं होती क्या है। तो संख्याओं में सबसे पहले हम समझेंगे सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्र संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं ना। सम्मिश्र संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। अब ये सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो मिश्रण करने पर बनती है। तो ये संख्या कितने प्रकार की होती है, तो ये संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है काल्पनिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और दूसरी होती है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है, तो सम्मिश्र संख्याएं 2 प्रकार की होती है। एक तो काल्पनिक संख्या होती है और दूसरी वास्तविक संख्या होती है। जो काल्पनिक जो संख्याएं होती है, ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसमें काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनकी हम क्या करते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और ये जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं इसको, आई से। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आइटा अर्थात आइटा बराबर कितना होता है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है अंडर रूट के अंदर -1। और अगर पूछ लिया जाए कभी कि आइटा और इसका वर्ग बराबर कितना मान होता है, तो इसका मान होता है -1। बस इतना ही हमें याद रखना, किससे, काल्पनिक संख्याओं से। बाकी हम समझेंगे अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कहाँ से शुरुआत होती है, तो वास्तविक संख्या की शुरुआत होती है इन्फिनिट, और कहाँ से, माइनस के इन्फिनिट से लगाकर प्लस के इन्फिनिट तक। अर्थात शुरुआत के अनंत के माइनस का अनंत से लगाकर अंत के माइनस के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, वो सारी की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है, तो वो आती है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है ना। वास्तविक संख्या कितना टाइप की होगी, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दशमलव, और दूसरी होती है दशमलव संख्या, दूसरी होती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, एक तो दशमलव संख्या है और दूसरी होती है पूर्णांक। और दशमलव भी संख्याएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे इसमें, पहले हम समझ लेते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। और पूर्णांक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं, तो पूर्णांक संख्याओं को हम z से डिनोट करते हैं। एक तो ये हमें याद रखना। दूसरा,
दूसरी बात हमें याद रखना है कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या होती है माइनस के इन्फिनिट से लगाकर, इन्फिनिटिव से लगाकर -1, 0, 1, 2, 3 इसी तरीके से अनंत के प्लस तक जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्या को छोड़कर, दशमलव संख्या को छोड़ना है ना, दशमलव संख्या को छोड़कर सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए -3 है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आती है। बस इतना हमें याद रखना है इसमें। अब हम देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या पहली होती है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा होता है शून्य, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हम 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से संख्या को हम आगे बढ़ा दे कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। और वो इन्फिनिटी किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, माइनस के इन्फिनिटी से लगाकर -4, -3, -2, -1 तक। और शून्य के अंतर्गत इसे रखते हैं हम, तो शून्य के अंतर्गत हम शून्य को रखते हैं। शून्य में अगर जैसे मान लो ये धनात्मक संख्या है 1, 2, 3, 4, अगर इनके आगे अगर हम शून्य जोड़ दें तो ये शून्य जोड़ने से ये क्या बन जाएगी, ये जो संख्या है, ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। जो धनात्मक संख्या थी ये क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगर इसमें 0 नहीं है ना तो ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत कहलाती है। और शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। इसकी खोज करी थी आर्यभट्ट ने। एक तो हमें ये बात याद रखना है। अब बात करते हैं हम धनात्मक संख्याओं की। तो ये धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं इसकी बात करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है अभाज्य संख्याएं, दूसरी होती है भाज्य संख्याएं और तीसरा होता है एक। देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले तो यहां हम समझ लेते हैं एक के बारे में। तो एक क्या है, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक की प्रवृत्ति यह होती है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके या फिर ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का या एक का ही भाग जाए। तो स्वयं से तथा एक से विभाज्य वो संख्या क्या कहलाती है, तो वो संख्या है अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि ऐसी सारी संख्याएं जिसमें या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। हमारा प्रश्न था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभी हमने यहाँ सीखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, तो वो 2 होती है। क्यों होती है 2, तो इसका कारण ये है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो केवल इसके 2 गुणनखंड है, या तो ये 2 से डिवाइड होगी या फिर 2 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये संख्या किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। देखो 70 से छोटी अभाज्य संख्या निकालने के लिए एक तो पहला नियम तो ये होगा हमारा, तो पहला तरीका तो होगा हमारा कि 2 अभाज्य संख्या अभी हमने सीखा एक न तो भाज्य न अभाज्य। तो पहली संख्या होती है 2, फिर अगली होगी 3, फिर अगली होगी 5,
फिर होती है 7, फिर होती है 11, फिर होगा 13, फिर होगा 17, फिर होगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 भी जाता है, 43 में, 44, 45 में भी जाता है, 46, 47, फिर होगा हमारा 53, फिर होगा 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। तो ये तो हम पहुंच गए 70 से ज़्यादा। देखो, एक इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि हमें याद होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 से लगाकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो वो होती है 15। दूसरा हमें याद होना चाहिए 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो वो होती है 10। तीसरी 1 से 100 तक कितनी होती है, तो 1 से 100 तक होती है 25। तो ना तो हमें 1 से 100 तक पूछी है, हमें तो पूछा है 1 से 70 तक। तो हमें पता है ना कि 1 से 50 तक कितनी है, तो 1 से 50 तक कितनी है 15। एक तो ये हो गया हमारा आंसर। प्लस अब 50 से 100 तक 10 होती है, लेकिन हमें तो पूछी नहीं, हमें तो कल 70 तक चलना है। तो 50 से 51, 50 के बाद देख लो 51 नहीं होती है, 52 भी नहीं होती, एक तो होती है 53, 53 के बाद होती है 59, फिर होती है 61, फिर होती है 67। 70 तक नहीं जाना, हमें 70 से छोटी पूछी है। तो 4 और इनको जोड़ लेते, तो टोटल कितनी हो जाएगी अभाज्य संख्या, हो जाएगी 19। या फिर हम सबको जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 19। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कितना हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 80, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो 50 से आगे बढ़ते हैं तो एक तो होती है 51, सॉरी 51 नहीं होती है, एक होती है 51, 52, 53, एक होती है 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 61 भी होती है, 62, 63, 64, 65 नहीं होती है, 66 भी नहीं होती, 67 होती है, 68, 69, 70, 71 होती है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 होती है, और 80, 81 भी नहीं होती, 82 भी नहीं होती, 83 होती है, 84, 85, 86, 87, 88, 89 भी होती है, और 90 नहीं होती। तो टोटल कितनी संख्या होती है, ये होती है। बस इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30, 30 और 9 39, 39 और 3 40, 41, 42, 42। तो ऑप्शन में फिर से चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको जोड़ लेता हूँ स्किप करके थोड़ा, ठीक है। देखो मैंने इसको पहले से जोड़ लिया है, अपना समय थोड़ा बच जाएगा इसलिए। तो इन सबको अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 635 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा 635।